शब्द संसार, जिसमें शब्द वही होते हैं लेकिन उनके मायने बदल जाते हैं। उनके जो अर्थ हैं वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव लाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से, एक नए आयाम से, एक नए नज़रिए से जीना शुरू करते हैं। तो बस यही कोशिश शब्द संसार की हर सोमवार हमें आपसे मिलवाती है। फिलहाल स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, मैं यानी पूनम, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शब्द संसार में बहुत सारी बातें हैं, किताब का जिक्र है और कुछ ऐसा है जो आपको कुछ नया सोचने पे मजबूर करेगा। कुछ किताबों के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं एक प्यारे से मीठे से गीत के साथ। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम यानी शब्द संसार। शब्द संसार में हम बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे किताबों की या साहित्यकारों की। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं मदन लाल मधु जी के साथ, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक हम उन्हें कह सकते हैं, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनकी कर्मभूमि भारत ही रही। कर्म क्षेत्र रहा लेखन, अनुवादक
और कवि के रूप में हम उन्हें जानते हैं। हिंदी और रूसी भाषा दोनों में ही अगर देखा जाए तो उनकी अच्छी पकड़ थी। तो प्रोफेसर मधु रूसी हिंदी के मजबूत संवाद सेतु थे। मौलिक और जो अलग अलग लेखन है उनके क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान उनका रहा, इसलिए उन्हें बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। खासतौर पर अगर इन दो भाषाओं की बात करते हैं तो विशिष्ट रचनात्मक योगदान और अनुवाद कार्य के लिए इन्हें पुष्किन स्वर्ण पदक, मैत्री पदक, स्वर्णाक्षर पुरस्कार और पद्मश्री से भी विभूषित किया गया। तो ऐसा एक नाम हमारे जहन में आया सबसे पहले, इसलिए हमने उनके बारे में बात की। वैसे उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो प्रचुर मात्रा में रूसी लोक साहित्य, बाल साहित्य, उसका लेखन, उसका संकलन, ये सब उनके साथ जुड़ा रहा। और उसके अलावा हिंदी के रूसी अध्यापकों के साथ उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी पत्रिकाओं के लिए काम किया और जो मॉस्को रेडियो था उससे भी बहुत अरसे से जुड़े रहे। किताबें बहुत सी थीं, हिंदी में अनुवाद बहुत सारा है जिसे उन्होंने सुलभ करवाया, जैसे चेखव थी या गोर्की थी या तोल्स्टॉय या पुष्किन या मायाकोव्स्की। तो बहुत सारे नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये उनको श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, जब साहित्य की बात होती है तो साहित्य एक ऐसी विधा है जो हमें हमसे खुद से जोड़ती है, इसीलिए साहित्य से जुड़ने का मतलब हो गया कि हम जिंदगी से अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ पाते हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
था, आज भी है, आज कल भी रहेगा। बिल्कुल, हमें भी आपसे उतना ही प्यार पहले भी था और अभी भी, और आपको जो शब्द संसार से प्यार है वो भी हमेशा रहेगा, हम जानते हैं, क्योंकि शब्द संसार में बात होती है साहित्य की। अब अगर किताबों की बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत किताब का जिक्र किए बिना नहीं रह पाएंगे दोस्तों। ये है कर्म योद्धा जयकरण, मैन ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो ये एक प्रेरणा गाथा है जिसके लेखक हैं मधुरेंद्र सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये जो कहानी उन्होंने बुनी है, ये कहानी है एक जीवनी, एक किसान पुत्र की, जिसने जमीन से उठकर आकाश की बुलंदियों को छू लिया। जयकरण जी का जन्म हुआ हरियाणा के छोटे से गांव झिंझर में, और वहां से उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कोलकाता चले गए, वहां यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन एक साल बाद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन कर ली, यानी उसमें नौकरी लग गई। और उसके बाद मन में ये जागा कि कुछ काम किया जाए, परिश्रम किया जाए, अपना ही काम शुरू किया जाए। और उसके बाद बिना पूंजी उधार लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और ये जो जीड़ तोड़ मेहनत थी, उनका मिलनसार स्वभाव था, उसके कारण वो सफल होते चले गए। और जो सफलता मिली उसका श्रेय उन्होंने अपने दोस्तों को भी दिया। तो देश की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बनने का जो काम हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए ये जो किताब है कर्म योद्धा जयकरण, मैन ऑफ लॉजिस्टिक्स, इसे ज़रूर आप पढ़िएगा। आपके जीवन में भी वो बदलाव आ जाएगा जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि पता नहीं सफल होगा कि नहीं, पता नहीं बिना पूंजी के व्यापार शुरू कर पाएंगे या नहीं। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर मेहनत करने का जज्बा है, अगर कुछ सोच लिया है और वो जो लक्ष्य है आपको सोने नहीं देता, तो फिर जीत जरूर आपके कदम चूमेगी। तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है ये भी, यानी कर्म योद्धा जयकरण, मैन ऑफ लॉजिस्टिक्स। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना,
अपनी खुद ही को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों बुला माना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू थी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या, हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू थी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू थी ये दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। घर के आंगन में खिलखिलाती फूल की पंखुड़ी थी वो, हर चेहरे को रोशन करती पायल की झनकार सी थी वो। अचानक एक दिन मुरझा गई, न जाने क्या बात थी वो जो उसका बचपन चुरा गई। अब गुमसुम सी रहने लगी थी वो, अनजाने हाथ के अनचाहे स्पर्श थे जो उसके मासूमियत से खेले थे। यौन शोषण की बात थी वो, उसके हर दिन और रात अकेले थे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसा कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड और एफएम गोल्ड पे बातें शब्द संसार में बहुत सारे साहित्यकारों की, और उसी श्रृंखला में अब हम बात करते हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी की, जो आज ही के दिन हमें छोड़कर चले गए लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे।
अमर। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो उन्होंने कई प्रतिमान गढ़े दोस्तों। रेवा प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो साहित्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या के प्रमुख रहे और बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की, जिसमें बहुत सारे महाकाव्य भी शामिल हैं। जैसे स्वतंत्रता संभव जो है वो 103 सर्ग का है और इन्होंने 2 नाटक भी लिखे, 20 महाकाव्य लिखे जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। संस्कृत भाषा मुख्य भाषा इनकी रही और उसमें जो रचनाएं इन्होंने की वो काफ़ी सराहनीय रही। जन्म हुआ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के नादनेर गांव में। साहित्य से जुड़ाव जो हुआ संस्कृत के माध्यम से, उस के दौरान इन्हें एक महाकवि, नाटककार और समीक्षक के रूप में काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। बात करते हैं इनके काम की तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1971 से 1990 तक संस्कृत के प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख रहे। साहित्य साधना हमेशा चलती रही, बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी किए। लगभग 6 मौलिक साहित्य शास्त्र ग्रंथों की रचना की और उसके बाद जो इनका झुकाव था साहित्य की ओर वो और बढ़ता चला गया। बहुत सारी उपाधियों से भी अलंकृत किया गया दोस्तों, जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं BHU के एमरेंट प्रोफेसर रहे पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी को राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा संत कबीरदास की स्मृति में इन्हें और भी सम्मान मिले और ये जो काम था उनका, उसकी सराहना हमेशा होती रही। वैसे देखा जाए तो संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो आजकल हम संस्कृत को उतना नहीं पढ़ते हैं या उतना हम नहीं समझ पाते हैं और बच्चों को भी शायद उतना नहीं पढ़ा पाते, लेकिन जब हम पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी का जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनके महाकाव्यों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है और हमें उससे कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। तो जब आप भी कभी मौका मिले तो पढ़िएगा और जानिएगा उनके बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी को बहुत असरदार और बहुत अच्छा बनाती हैं। तो इसीलिए ये जिक्र आज हमने किया पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी का। मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी, मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, मेरे घर आना आना, मेरे घर आना जिंदगी जिंदगी, मेरे घर आना आना जिंदगी। जिंदगी जिंदगी, मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है, है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है दो कड़ी धूप है दो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना जीना जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी, मेरे घर
आना। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मैं सांसों की रफ्तार से जान लूंगी, हवाओं की खुशबू से पहचान लूंगी, तेरा फूल हो दोस्त, तेरी धूल हो दोस्त, तेरे हाथों में चेहरा छुपा के जीना है, जीना जीना जिंदगी जिंदगी। ओ जिंदगी मेरे घर आना, आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। मगर अब जो आना तो धीरे से आना, मगर अब जो आना तो धीरे से आना, यहाँ एक शहजादी सोई हुई है, ये परियों के सपनों में खोई हुई है। बड़ी खूब है ये, तेरा रूप है ये, तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी जिंदगी हो जिंदगी मेरे घर आना, आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। हो। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में बातें साहित्यकारों की। अब आपको ले चलते हैं राजस्थान की पृष्ठभूमि में, जहाँ के बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं अन्नाराम सुदामा जी का, जिन्होंने राजस्थानी भाषा में बहुत कुछ लिखा। तो वहाँ के वो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। हिंदी और राजस्थानी उनकी मुख्य भाषा रही, जिसमें उपन्यास, कहानी, कविताएं, नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य और बहुत सारी विधाएं, जिनमें लगभग 25 पुस्तकों से ज्यादा उन्होंने लिखी। काफ़ी सारी अकादमियों और संस्थाओं से 11 पुरस्कार मिले। और अगर हम बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसमें शामिल है, जिसमें मुख्य रचना उनकी थी मेवेरा रुख। तो ये उन्होंने लिखा।
अगर हम आम जन में चर्चित उपन्यास की बात करते हैं तो जग्या की वापसी का जिक्र कर सकते हैं, मकैती काया, मुल्काती धरती, आंधी और आस्था, मैवेरा रुख या घर संसार और अचूक इलाज जैसे बहुत से उपन्यास, और अंधे ने आँख्या, गलत इलाज, मायरो रंग, 21 कहानियाँ, व्यथा कथा और दूजी कविताएं जैसे कविता संग्रह उन्होंने लिखे। तो ये सब राजस्थानी भाषा में था दोस्तों जो उन्होंने लिखा। पुरस्कारों की बात करते हैं तो सूर्यमल में मिशन पुरस्कार, मीरा सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। तो एक ऐसे कवि, एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने राजस्थानी भाषा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और बहुत कुछ लिखा। अब जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं और जो राजस्थानी समझते हैं उन्होंने इन्हें ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आप नहीं भी समझते हैं फिर भी एक समृद्ध भाषा है, खूबसूरत भाषा है। वहाँ के ग्रामीण जनजीवन को समझने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत पारखी नज़र से देखते हुए, बहुत गहरी चेतना के साथ उन्होंने इन जो लेखन किया, ये उनकी खास या यूँ कहीं ये उनकी विशेषता रही, ये उनकी खास बात रही, जिसमें मानवीय सरोकार थे, ग्राम्य जीवन था और जो वहाँ का संघर्ष था उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, बहुत गहराई से लिखा। इसलिए जब भी आप पढ़ना चाहें इसे ज़रूर पढ़िएगा और वहाँ के बारे में कुछ नया जानने की जो कोशिश है वो आपको बहुत एक अच्छा एहसास भी देगी दोस्तों। तो साहित्य एक ऐसा जगत है जो हमें कहीं ना कहीं हर एक पृष्ठभूमि की खासियत देता है, और उस पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ का जो जीवन है वो हमारे जीवन से कितना भिन्न है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमें वहाँ से जोड़ रहा है, वहाँ की जो मिट्टी है उसकी खुशबू हम तक पहुँचा रहा है। तन की तपन कहाँ बुझे, तन की तपन
तू चंदा में चांदनी, राजस्थान की पृष्ठभूमि फिल्म रेशमा और शेरा 1971 में फिल्म आई थी दोस्तों, और ये गीत बहुत लोकप्रिय रहा, बहुत खूबसूरत ये गीत था। और अब बात करते हैं भटका मेघ, मर्यादा दर्पण, दिनारंभ, जल सागर, मगध, गरुड़ किसने देखा, दूसरी बार, झाड़ी, संवाद, घर, दूसरे के पैर, अपोलो का रथ, या 20वीं शताब्दी के अंधेरे में, या फैसले का दिन। तो ये सारे जो रचनाएं हैं इनके बारे में सुनकर आपके दिलो दिमाग में एक ही नाम आ रहा होगा, वो है श्रीकांत वर्मा जी का। तो ये सारी उन्हीं की प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में हमने अभी आपसे जिक्र किया। हिंदी साहित्य के कथाकार, गीतकार और एक समीक्षक के रूप में हम उन्हें जानते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में वो जुड़े रहे और बहुत सारे पुरस्कार भी उन्हें मिले दोस्तों, जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं तुलसी पुरस्कार का, आचार्य नंद दुलाले वाजपेयी पुरस्कार, शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये सब नाम जो एक प्रख्यात साहित्यिक पत्रिका और पत्रकार से जुड़े रहे, यानी श्रीकांत वर्मा, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बेहद रोचक और खूबसूरत योगदान दिया। बताया इसलिए कि आपको जब भी समय मिले आप उन्हें ज़रूर और ज़रूर पढ़ें। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में
कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। जी हाँ, अब जिक्र रह गया था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, जो एक कुशल संपादक, साहित्य वाचस्पति और मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध निबंधकार भी थे। और अगर बात करते हैं उनकी कर्मभूमि की, तो भारत में ही वो रहे, साहित्य से हमेशा जुड़े रहे। मुख्य रचनाओं की बात करें तो बख्शी ग्रंथावली का नाम होठों पर आ जाता है। डिलिट एक उनको हासिल था, साहित्य वाचस्पति तो वो थे ही, और साथ ही उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमेशा लिखने का काम वो करते रहे। इसीलिए उनके साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो सबसे पहले एक कवि के रूप में उन्हें जाना जाने लगा, और ये उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा। उनकी रचनाओं में उनका व्यक्तित्व बहुत स्पष्ट परिलक्षित होता रहा। दोस्तों, मनसा वाचा कर्मणा एक विशुद्ध साहित्यकार, जो मान प्रतिष्ठा, पद या कीर्ति की लालसा से कोसों दूर पूरी ईमानदारी और पवित्रता से उन्होंने साहित्य साधना की, जो एक प्रेरणा है हम सभी के लिए। और चलते चलते जिक्र करते हैं चंद्रबली सिंह का, जो एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक और आलोचक भी रहे। तो उन्हें भी आज हम याद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल शब्द संसार में इतना ही। पूनम चलती है, पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, लेकिन अभी कुछ देर में सुनेगा समाचार।